नमस्कार मित्रों। आभार राजपाल प्रकाशन समूह का कि आज इस कोरोना के लॉकडाउन समय में मैं आपसे मुखातिब हूँ और एक खास विषय पर चर्चा के साथ। वह विषय है हिंदी कथा साहित्य और इतिहास। अभी मैं इंतजार कर रही हूँ कुछ दोस्तों का जिन्होंने मुझे आने का वादा किया था इस चर्चा में भाग लेने के लिए, और उनके कमेंट्स का भी मुझे प्रतीक्षा रहेगी। अभी कुछ दोस्त आना शुरू किए हैं और आज हम हिंदी कथा साहित्य और इतिहास के उन पात्रों पे बात करेंगे जिन पर बहुत सारे कालजयी उपन्यास लिखे गए हैं। और इतिहास शब्द ऐसा है कि जिसे सुनकर हम हमेशा थोड़ा सा एक ऊब या डर से भर जाते हैं, लेकिन इतिहास के साथ जब कथा या गाथा में बदलता है इतिहास तो बहुत रोचक हो जाता है। और हमारी चर्चा रोचक रहे इसके लिए मैं आपसे गंभीर अकादमिक बातें कम और रोचक तथ्यों पर बात ज्यादा करूंगी। हम बात करेंगे ऐतिहासिक उपन्यासों के अपने इतिहास पर, उनके अपने अतीत पर कि ऐतिहासिक उपन्यास लिखना कहाँ से शुरू हुए। और हम बात करेंगे ऐतिहासिक उपन्यासों को अपना जॉनर बनाने वाले उन लेखकों पर जिन्होंने हर काल और क्षेत्र के कुछ चुनिंदा उपन्यास हम लोगों को दिए। ऐतिहासिक उपन्यास लिखने की प्रक्रिया, आवश्यक उपादानों और शोधपरकता पर भी हम बात करेंगे, और ऐतिहासिक उपन्यास लिखने में भाषा को कैसे बरते जाना चाहिए उस पर भी हम बात करेंगे। अभी हम मेरे और मित्र आ जाएं तो हम आगे की चर्चा आरंभ करते हैं। और सुधांशु गुप्त जी यहाँ हैं, पूनम है, इरशाद खान सिकंदर जी हैं, नमस्कार। नीरज शर्मा जी हैं, कमलेश वर्मा जी हैं और प्रणव हैं। शिल्पी नमस्कार, कमलेश। तो अभी हम बस आरंभ करने जा रहे हैं। कुछ और मित्रों ने जिन्होंने वादा किया था कि आज हम इतिहास और उपन्यास के पारस्परिक संबंध पर बात करेंगे कि कैसे इतिहास को गाथा में बदला जाए, तो कितनी कल्पना हो, कितना इतिहास हो या पूरी कल्पना हो एक कालखंड को लेकर। तो आगे बहुत सारी बातें आएंगी। अंशु भी ऑनलाइन दिख रहे हैं मुझे, और उमेश जी नमस्कार, सतीश जी, हाँ मैं मनीषा कुलश्रेष्ठ हूँ और हम राजपाल के मंच पर बात कर रहे हैं हिंदी साहित्य और उसमें कथा साहित्य और उसमें इतिहास। इतिहास हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और बल्कि फॉकनर ने तो कहा है कि इतिहास अतीत नहीं है, इतिहास वर्तमान भी नहीं है, इतिहास हमारे जीनोटाइप में शामिल है। जो आज हम जी रहे हैं, जो आज हम प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, जो आज हम सोचते हैं, जो आज हमारी विचारधारा है, वो सब इतिहास हमारी हर कोशिका में दर्ज है। तो आज हम बात शुरू करते हैं। काफी दोस्त हमारे साथ आ चुके हैं। सबसे पहले मैं बात शुरू करूंगी कि मेरी रुचि ऐतिहासिक उपन्यासों में आरंभ से कैसे रही। जब मैं स्कूल में पढ़ती थी तो मैंने जैसे कि पहले भी जिक्र किया है, मेरी माँ हेडमिस्ट्रेस थी और स्कूल की लाइब्रेरी की चाबी हमारे घर में रहा करती थी। तो वो चाबी उठाकर और लाइब्रेरी में गुम हो जाने की मेरी बचपन की आदत थी। और वो समय ऐसा था, ऐतिहासिक उपन्यासों का सुनहरा समय था, और वो तभी का समय है जब मैंने वृंदावन लाल वर्मा की मृगनयनी और विराटा की पद्मिनी को पढ़ा था। विष्णुराव खांडेकर का ययाति ऐतिहासिक तो नहीं है, उसे पौराणिक कह सकते हैं, किंतु मेरा मानना है कि पुराण भी थोड़ा सा कहीं कहीं अपने इतिहास को, अपने और प्रागैतिहासिक समय से भी पूर्व के उस इतिहास को वहन करते हैं, एक संस्कृति के समूचे इतिहास को वहन करते हैं, चाहे वो विजेता के गुणगानों से ही क्यों ना भरे हों। डॉक्टर विनय आ गए हमारे साथ, शिखा है लंदन से, और अमरजीत सिंह जी तन्हा है, और ममता सिंह है जो बोल रही है हम सुन रहे हैं। तो आज मैं ऐतिहासिक उपन्यासों पे बहुत
अकादमिक बात करते हुए भी नहीं करूंगी कि आप सब लोग बोर नहीं हो, लेकिन थोड़ी सी अकादमिक बात इसलिए करनी पड़ेगी कि हो सकता है कुछ छात्र हमारे साथ हो या कुछ ऐसे लोग हो जो ये जानना चाहें कि हम ऐतिहासिक उपन्यासों को लिखने की प्रक्रिया क्या होती है। हमारे साथ रत्नेश्वर सिंह जी भी हैं। अब मैं बात शुरू करती हूँ कि मैं साइंस ग्रेजुएट रही हूँ, तो इतिहास और कल्पना के बीच तर्क खोजना मेरी प्रवृत्ति में है। और उसके बाद मैंने हिंदी में एमए किया, तो साहित्य में इतिहास और उसके पारस्परिक संबंधों पर मेरा सबसे पहले परिचय कराया यशपाल जी के उपन्यास अमिता ने, जो अशोक की कलिंग विजय के बाद पराजित सम्राट की नन्ही बच्ची अमिता के ऊपर आधारित है। पराजित सम्राट की नन्ही राजकुमारी का कौतुक प्रियता और बाल सुलभ जो उत्सुकताएं थी, उसको अशोक से कम्युनिकेशन के दौरान अशोक उससे कैसे प्रभावित होते हैं, उस बच्ची की मासूमियत से और शांति प्रियता से और उसकी जिज्ञासु होने से, और बचपन में ही एक देश और राज्य और अहिंसा को लेकर जो उसके विचार थे अमिता के, उसकी कुशाग्र बुद्धि के चलते अशोक का उससे मतलब एक पितृतुल्य या भातृतुल्य संबंध बनता है। और अनजाने ही अमिता अशोक को शांति और अहिंसा की सीख सिखा के जाती है। हालांकि यशपाल का उपन्यास है तो हमेशा उसमें एक मार्क्सवादी और एक युद्ध से के विरोध में एक पक्ष हमेशा रहता है, जिसका मैंने हमेशा उनको इसीलिए पसंद भी किया कि वो किस तरह से एक, जैसे दिव्या भी उपन्यास है उसका हम आगे जिक्र करेंगे। तो अमिता क्योंकि मेरे एमए के सिलेबस में रहा तो मैंने उसको बार बार पढ़ा है। और एमए के ही सिलेबस में एक और उपन्यास था यशपाल जी का, वो भी ऐतिहासिक कहा जाता है और विभाजन पर आधारित झूठा सच मेरे अति प्रिय और यथार्थपरक उपन्यासों में से एक है। विभाजन और विभाजन के बाद की विडंबनाओं को आईना दिखाता हुआ दूसरा कोई उपन्यास इतने बड़े फलक का नहीं हुआ है। और देखिए, मैं नाटक को भी कथा साहित्य में ही जगह देना चाहूंगी। अभी हमारे बीच में ऋचा पाठक आई है, यूनुस है, अनघ है, अनुकृति है, प्रज्ञा पांडे है। तो आप सबसे मैं मुखातिब हूँ कि मैं जो बोल रही हूँ कि नाटक को भी मेरा मन कथा साहित्य में ही शामिल करने को करता है, क्योंकि वे वही आनंद देते हैं, चाहे भारतेंदु के इतिहास परक नाटक हो और उसके बाद प्रसाद बहुत अलग ढंग से हिंदी साहित्य में इतिहास को लाते हैं अपने नाटकों के जरिए। स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव सामिनी और इरावती तो उन्होंने लिखा ही था कि उनका ऐतिहासिक उपन्यास था जो कि विडंबना रही कि अधूरा छूट गया। आगे हम बात करें। जो सोच रहे कि कमरे में थोड़ा अंधेरा हो गया तो लाइट और ज्यादा कर दें, तो इस बीच उनका भी बीच बीच में आना जाना लगा रहेगा तकनीकी कारणों से। तो अगर हम बात कर रहे थे हिंदी साहित्य में ऐतिहासिक नाटकों की, तो हिंदी साहित्य में प्रसाद के बाद मोहन राकेश आते हैं, जो आषाढ़ का एक दिन और सुंदरी और नंद की कथा के बहाने लहरों के राजहंस को हमारे सामने लाते हैं। लहरों के राजहंस जो है वो अश्व घोष के सौंदर्यानंद जो काव्य नाटक है उस पर आधारित है, मगर हिंदी में मोहन राकेश की बयानगी का अंदाज ही बहुत अलग कोण पर इस नाटक को ले जाता है, जिसे मैं कथा साहित्य में शामिल करती हूँ। कमलेश वर्मा जी कह रहे हैं कि यशपाल का झूठा सच बहुत पसंद है। हाँ बिल्कुल, झूठा सच का जो पहला भाग है वो पूरा का पूरा विभाजन पर है, और जो आजाद भारत के बाद जो एक बहुत ही विडंबनात्मक अलगाव हुए थे और बहुत ही जैसे राजनीति ने एक बहुत अलग ढंग से उसको उलझा दिया था आजादी को, तो उसके ऊपर भी यशपाल ने उसका दूसरा अंक लिखा है, तो वो भी मुझे बहुत पसंद है। तो अब हम आगे बात करेंगे कि जाहिर है इतिहास के उपन्यासों को लेकर जो मेरी नींव थी वो बहुत पुख्ता थी और बचपन से ही थी। उत्कर्ष जी पूछ रहे हैं राम गाथा के लेखक श्री रमानाथ त्रिपाठी जी के उपन्यास की उपलब्धता के संबंध में क्षमा करें, मेरा इस बारे में मुझे बहुत ज्यादा मालूम नहीं है। तो
प्रसाद के नाटक, मुझे लगता है ना कि प्रसाद आकाशदीप जो है वो कहानी है, प्रेम कहानी है, और वो नाटक नहीं है। तुम थोड़ा सा गूगल करके देखो इस बीच। और मैं बिल्कुल उत्कर्ष जी, मैं दोबारा से इस बात पे हम अंत में बात करेंगे, और हम वापस इस रामगाथा पर बात करेंगे कि कहाँ से ये छपा है और आपको कैसे उपलब्ध होगा। तो जाहिर है कि ऐतिहासिक उपन्यासों की रुचि जो मेरी थी वो बहुत बचपन से पुख्ता हो गई थी, और उस दौरान बहुत सारे ऐतिहासिक उपन्यास पढ़े। कब तक पुकारूं को भी मैं दलित आदिवासी अस्मिताओं के जागरण का एक दस्तावेज मानती हूँ। और कब तक पुकारूं को आप सबने दूरदर्शन पर भी देखा है, तो आपको पता ही है कि जब रांगे राघव लिखते हैं और उसकी भूमिका में वो इस बात को भी लिखते हैं कि उनके पात्र एक हद तक सच्चे थे, कजरी और वो सब। इसी रुझान के चलते जो मेरा ऐतिहासिक उपन्यासों के लिए, जो एक पाठक की तरह, आज मैं आपसे एक पाठक की तरह ज्यादा मुखातिब हूँ, एक लेखक की तरह कम। तो जब मेरा रुझान जो था ऐतिहासिक उपन्यासों के लिए था, तो जब मैंने एमफिल में डिसर्टेशन लिखा तो मुझे कहा गया कि भाई यादवेंद्र शर्मा चंद्र जी पे लिखो या फिर किसी और पे, तो मैंने रांगे राघव को चुना, और मैंने ऐतिहासिक नहीं, प्राग ऐतिहासिक उपन्यास चुना। हमारे बीच में राकेश तिवारी जी हैं जो खुद इतने बड़े पुराविद हैं, और वे जानते हैं कि प्राग ऐतिहासिक उपन्यास को एक स्वरूप देना कितना मुश्किल रहा होगा, क्योंकि वो कहीं किसी दस्तावेजों में या किसी काव्यात्मक इतिहास में भी उपलब्ध नहीं है। तो इस उपन्यास को मैंने अपने एमफिल के रिसर्च के लिए चुना। वह उपन्यास मैंने इतनी बार पढ़ा कि मुझे 3000 ईस्वी पूर्व से लेकर 1500 ईस्वी पूर्व की सिंधु घाटी की सभ्यता के उत्थान और पतन की जो गाथा थी ना, एकदम सच लगने लगी। वो श्रेष्ठी, वो वेणी और वो यूनानी स्त्री मुझे बिल्कुल सच लगने लगे थे। वह उपन्यास था रांगे राघव का बहुत ही बड़ा मगर थोड़ा कम चर्चित उपन्यास मुर्दों का टीला। ये उपन्यास पूरी तरह काल्पनिक है, क्योंकि प्री हिस्टोरिक समय के बर्तन, मूर्तियां, स्नानागार, सील, ईंटें तो मिल जाते हैं, लेकिन ये और भी दुष्कर काम है कि माटी के इन सबूतों पर पूरा का पूरा एक उपन्यास लिखना, और बहुत खूब लिखना। तो कांसे की बनी नर्तकी जो है, जो हमें आपको दिल्ली म्यूजियम में मिल जाती है, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का म्यूजियम है, उसमें हमें कांसे की वो जो नर्तकी मिल जाती है, उसको रांगे राघव ने वेणी नाम दिया और उसको अपनी नायिका बनाया। और जो श्रेष्ठी की मूर्ति मिल रही थी उसको भी उन्होंने अपना नायक बनाया। और मोहनजोदड़ो की सभ्यता से मिले सिक्के और मोहरें के जरिए उन्होंने अपना उपन्यास गूंथना शुरू किया, और वे सिंधु घाटी की सभ्यता के स्नानागार और अवशेषों को शायद वे देखने भी गए, और उन्होंने अपना सबसे पहला दृश्य जो इस उपन्यास में आता है वो स्नानागार पे श्रेष्ठी की वहां नाचती हुई वेणी से मुलाकात है। तो उन सभी सबूतों को जो मिले और जो आज हमारे म्यूजियम में रखे हुए हैं, देश के सबसे बड़े म्यूजियम में, और उसको उपन्यास में गढ़ देना बहुत ही आनंदी बात थी। तो आशुतोष गोवारिकर ने इतने शानदार विषय पे एक लचर फिल्म बनाई, काश वो मुर्दों का टीला पढ़ लेते। कितनी सुंदरता से वहां पहला ही दृश्य स्नानागार का मिलता है। और सबसे बड़ी बात, रांगे राघव उस कालखंड में सिंधु घाटी की सभ्यता को रोम और इजिप्ट की सभ्यताओं से समुद्री रास्तों के जरिए व्यापार और कूटनीतिक के रिश्तों से भी जोड़ते हैं। वे गणतांत्रिक व्यवस्था को चित्रित करते हैं, दास प्रथा को चित्रित करते हैं, आर्यों के आक्रमण को चित्रित करते हैं। यह बहुत बड़ा उपन्यास है, आप सभी को पढ़ना चाहिए। और अब हम आगे बात करें तो इस जो उपन्यास का अंत था, तो ये लेखक की चतुराई है कि इस उपन्यास में उस सभ्यता के नेस्तनाबूद होने की सारी संभावना आ गई। उन्होंने आर्यों का आक्रमण भी दिखा दिया और प्राकृतिक आपदा भी, एक भूडोल के साथ सिंधु नदी में कैसे भीषण बाढ़ आई और वो पूरी की पूरी सभ्यता नष्ट हो गई। ये तो बात हुई मेरे भीतर जगह बना चुके ऐतिहासिक उपन्यासों की। हमारे बीच में उपन्यासकार राकेश सिंह जी भी हैं, जिनके उपन्यास पे हम आगे चर्चा करेंगे। चलिए अब बात करते हैं ऐतिहासिक उपन्यासों के हिंदी के अपने इतिहास की।
हम सभी जानते हैं कि हिंदी साहित्य में ऐतिहासिक उपन्यासों की एक सशक्त परंपरा रही है। हिंदी में इस परंपरा की शुरुआत सबसे पहले किशोरी लाल गोस्वामी जी ने की थी। इसके आगे चलकर वृंदावन लाल वर्मा, भगवती चरण वर्मा, जयशंकर प्रसाद, राहुल सांकृतायन, रांगे राघव, यशपाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, चतुरसेन शास्त्री, अमृतलाल नागर, नरेंद्र कोहली आदि शीर्षस्थ रचनाकारों ने इस विधा को संपन्न किया। आइए हम कुछ नए पुराने ऐतिहासिक उपन्यासों और उनके प्रमुख पात्रों की बातें करें तो हम सबसे पहले शायद सब एक साथ नाम लेंगे बाणभट्ट की आत्मकथा। हम सभी ने पढ़ा है। यहाँ मैं इसके शिल्प की बात करूंगी और इसके साथ एक जुड़ा हुआ रोचक तथ्य जो मुझे बहुत हॉन्ट करता है। हम सब जानते हैं कि 1946 में बाणभट्ट ने इस कथा को लिखा था और इसकी शैली भी थोड़ी अलग है। और इस उपन्यास के आरंभ में पंडित जी लिखते हैं कि एक विदेशी शोधार्थी के नोट्स डाक में उन्हें मिलते हैं और उन्हें मिलती है समूची की समूची आत्मकथा बाणभट्ट की, जो कि डायरी नुमा अंदाज में लिखी हुई है। उसके बाद बहुत सालों बाद मैंने अम्बर्तो इको का द नेम ऑफ द रोज पढ़ा, जो कि 1980 में रचा गया था। और मुझे इतनी हैरानी हुई कि यह उपन्यास भी इसी शैली पे आधारित था कि लेखक को अनायास ही कहीं से समूची पांडुलिपि मिलती है और एक ईसाई जिज्ञासु ऑर्थोडॉक्स जो मठ होते हैं ईसाइयों के पुराने प्राचीन समय की, उस मठ के एक जिज्ञासु की उनको डायरी मिलती है। तो उस पे वो पूरा का पूरा उपन्यास है। शैली का ये आपस में मिलना महज संयोग ही हो सकता है, लेकिन मुझे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की इस प्रयोगशीलता पे घमंड हो आया। हम सबको घमंड होना चाहिए। इस उपन्यास में द्विवेदी जी ने प्राचीन कवि बाणभट्ट के बिखरे जीवन सूत्रों को इस कलात्मकता से गूंथा है कि कथानायक कोरा भावुक कवि नहीं है, वरन वो संघर्षशील जीवन योद्धा बनकर उभरता है। नीरज जी कह रही है आपको सुनना अच्छा लग रहा है, तो मुझे खुशी हो रही है कि इतिहास जैसे बोरिंग विषय पे आप सब मुझे सुन रहे हैं और आपको अच्छा लग रहा है। मुझे क्या लगता है कि जब बाणभट्ट की आत्मकथा द्विवेदी जी ने लिखी तो उन्होंने बाणभट्ट के अलावा जो उनके दो सहायक पात्र हैं, अपने को निशेष भाव से दे देने में, जीवन की सार्थकता देखने वाली न्यूनिया और सब कुछ भूल जाने की साधना में लीन महादेवी भट्टिनी और उनके प्रति बाणभट्ट का प्रेम जब उच्चता पे पहुंचता है तो यही गूंज अंत में रह जाती है कि बाणभट्ट की आत्मकथा हर्षकालीन सभ्यता और संस्कृति का जीवंत दस्तावेज है। और इसके अलावा स्त्रियों को हजारी प्रसाद द्विवेदी कैसे एक अपने आप में एक दर्शन बन जाने वाले जीवन प्रस्तुत करते हैं दो स्त्रियों, न्यूनिका और भट्टिनी के रूप में। ये सच है कि ऐतिहासिक उपन्यासकार को अतीत में भी प्रवेश करना पड़ता है और अतीत में प्रविष्ट होकर ही इतिहास को वर्तमान संदर्भों के साथ हम जोड़ सकते हैं। इसी जुड़ाव के माध्यम से ऐतिहासिक उपन्यासकार अतीत को चित्रित करता है। क्यों ना हम खंजन नयन और मानस के हंस को फिर से याद करें। यशस्वी साहित्यकार अमृतलाल नागर अपने मानस के हंस में तुलसीदास की जीवन गाथा को उपन्यास के रूप में प्रस्तुत करते हैं और उसी क्रम में सूरदास के जीवन के विभिन्न प्रश्नों का चित्रण खंजन नयन में करते हैं। अरे हाँ, ऐतिहासिक उपन्यासों पर नागर जी खंजन नयन की भूमिका में बहुत मजेदार बात लिखते हैं और उसका संदर्भ विनय कुमार जी बाणभट्ट की आत्मकथा और द नेम ऑफ द रोज की तुलना की तारीफ कर रहे हैं। आप शायद पढ़ रहे थे थोड़े दिन पहले द नेम ऑफ द रोज, तो मुझे लगता है कि आप ज्यादा उससे जोड़ पाएंगे। तो मैं यहाँ नागर जी ने जो भूमिका लिखी खंजन नयन में, उसमें ऐतिहासिक उपन्यासों पर एक चुटकी ली है, उसको मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी। वे लिखते हैं, पश्चिम के कुछ साहित्य पंडित ऐतिहासिक उपन्यासों के नाम पर नागमोह सिकोड़ते हैं। उनका मत है कि इतिहास अच्छे उपन्यास के लिए घातक होता है, जिसे हम नॉस्टैल्जिया कहते हैं ना। तो पश्चिम में हमेशा नॉस्टैल्जिया से एक विपर्य रहता है। तो इसी तरह कुछ इतिहासकारों ने ऐतिहासिक उपन्यासों को कोसा है। उनकी दृष्टि में उपन्यास इतिहास का शत्रु है। यहाँ हमारे साथ इतिहासकार भी हैं राकेश जी, वो बताएंगे क्या उपन्यास इतिहास का शत्रु है।
तो इन दोनों परस्पर विरोधी बातों में सच्चाई का अंश अवश्य है। नागर जी कहते हैं कि मैं मानता हूं कि ऐतिहासिक उपन्यास को विशुद्ध इतिहास मान लेना ठीक नहीं, मगर उपन्यास ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, नैतिक, अनैतिक भले ही किसी भी विशेषण से युक्त हो, वस्तुतः वह उपन्यास होता है, केवल उपन्यास। मुझे ये बात बहुत पसंद आई, क्योंकि अंततः हम किसी भी कृति को, चाहे वो ऐतिहासिक हो, चाहे वो भविष्य के आगे की कोई विज्ञान कथा हो, अंततः वो उपन्यास ही होती है ना। मजेदार बात। हिस्टोरिकल उपन्यास लिखने का सोचने वालों के लिए ये गांठ बांध कर रखने वाली चीज है कि नागर जी में भीषण जिज्ञासा थी अतीत को लेकर। जैसा कि अच्छा, राकेश जी लिख रहे हैं कि खंजर नयन की रचना के लेखन के साक्षी रहे हैं। क्या ही मतलब भाग्य रहा है आपका, इससे तो हमें ही जलन हो जाएगी। तो आगे मैं आपके सुझाए हुए उपन्यास एकदा नैमिषारण्य की बात करूंगी। तो क्या बात है कि नागर जी में इतनी भीषण जिज्ञासा थी कि जो, जैसे हम कथा कहते हैं कि एकदा नैमिषारण्य से हम आरंभ करते हैं, तो एकदा नैमिषारण्य के बारे में वो लिखते हैं कि जब वो तमिलनाडु गए थे तो वहां पर भी जो कथा वाचक था उसने भी एकदा नैमिषारण्य से ही आरंभ की थी कथा। तो उनको इस एकदा नैमिषारण्य में उत्सुकता हुई, और एकदा नैमिषारण्य उनका ऐसा ही उपन्यास है जो अतीत के वेद पाठियों की यूनिवर्सिटी की कल्पना का वितान रच देता है। तो निस्संदेह मैंने नहीं पढ़ा है, लेकिन मैंने इसके बारे में पढ़ा है, तो मैं ये अगली मेरी उपन्यास अगर मैं पढ़ूंगी तो वही पढ़ना चाहूंगी। हाँ प्रज्ञा पांडे जी, राकेश जी के उपन्यास पर हम आगे बात करेंगे, क्योंकि हम आदिवासी अस्मिताओं को भूल नहीं सकते, क्योंकि हमारे इतिहास के साथ उनका इतिहास बिल्कुल मुख्य धारा में बराबर से रहा है। अब हम बात करते हैं वृंदावन लाल वर्मा जी की, जिनका जॉनरी ऐतिहासिक उपन्यास लिखना रहा है, और हम सब मृगनयनी से वाकिफ हैं। भले हमने उपन्यास ना पढ़ा हो, लेकिन हम सब ने मृगनयनी सीरियल देखा है। मैंने तो उपन्यास भी पढ़ा है और बहुत बचपन में पढ़ा है। तो उपन्यासकार ने ग्वालियर के महाराज मान सिंह और मृगनयनी के प्रेम के ताने बाने को के साथ में उस समय के सांस्कृतिक वातावरण और विभिन्न आयामों को चित्रित करके उस कालखंड को जीवंत बनाया है, और तत्कालीन धर्म, राजनीति, चित्रकला और खास तौर से बैजू बावरा के बहाने संगीत कला और वास्तुकला के ब्यौरे को बहुत ही सजीवता प्रदान करी है। और मुझे लगता है कि यही सफलता है ऐतिहासिक उपन्यास की, कि वो उस समय के कालखंड को ऐसे जीवित कर दे कि ऐसा लगे कि हम उन गलियों में घूम रहे हैं। प्रबोध जी नमस्कार, रायपुर से आपका स्वागत है यहाँ। और शिखा लिख रही है कि इतिहास मेरा पसंदीदा विषय है, साहित्य तो है ही, और उन्हें ये वार्ता रोचक लग रही है। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब हम यशपाल जी पे बात करेंगे, जिन्होंने विभाजन पे तो एक पूरा का पूरा कालखंड हमारे सामने बहुत गंभीरता से रखा ही, मगर उन्होंने अमिता के बहाने अशोक, उसमें अमिता काल्पनिक हो सकती है। आगे हम उपन्यासों के प्रकार पे भी जब बात करेंगे, थोड़ा सा अकादमिक होने की वहां मुझे जरूरत होगी। तो यशपाल जी का जो दिव्या नाटक है वो एक काल्पनिक ऐतिहासिक उपन्यास है। इसे हम भगवती बाबू की चित्रलेखा के बरक्स रख सकते हैं, लेकिन चित्रलेखा रोमांटिक उपन्यास है और यशपाल जी की दिव्या रोमांस विरोधी उपन्यास है। दिव्या को उन्होंने मार्क्सवादी दृष्टिकोण से लिखा है। इस उपन्यास की नायिका दिव्या अनेक प्रकार के संघर्ष झेलती है, और चित्रलेखा इस मामले में थोड़ा सा अलग है। क्योंकि चित्रलेखा के यहाँ जहाँ योगी और राजा के विरोधाभासी प्रेम और परिस्थितियों के कारण वो अपने जीवन का निर्णय नहीं ले पाती और हमेशा एक अनिर्णय की स्थिति में रहती है, वहीं दिव्या अपने जीवन के निर्णय खुद लेती है। और दिव्या के बहाने यशपाल जी ने एक गणतंत्र की स्थापना की कल्पना की, जो बार बार आता है। मुझे लगता है कि शायद गणतंत्र एक परिकल्पना थी या सत्य था गुप्त काल का, तो उस पर हमें और आगे रिसर्च करने की जरूरत है। और आगे राहुल सांकृदायन जी के बहाने हम इस विषय पे बात करेंगे। राहुल सांकृदायन जी ने भी कई ऐतिहासिक उपन्यास लिखे, रांगे राघव जी की तरह, जिनमें चर्चित रहे सिंह सेनापति और जय योधे। और
दिव्या अमिता की भांति ही यहाँ पर गुप्त काल में गणराज्य की तथ्यात्मक परिकल्पना आती है। इसमें लिच्छवी गण की बात होती है और लिच्छवी गण और यौधेय गण का जो आपसी संघर्ष है वह चित्रित है। हम सब जानते हैं कि जीवन भर यायावर और ज्ञान पिपासु रहे राहुल संकृतायन जी ने समाजवाद को केवल पुस्तकों में नहीं, जीवन से भी सीखा है। और राहुल जी मार्क्सवादी चेतना से अनुप्राणित होकर द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के आधार पर इतिहास का विश्लेषण करने वाले उपन्यासकार हैं। तो इनके उपन्यास बहुत जरूरी है, उनको एक अलग दृष्टिकोण से पढ़ा जाए। अब आगे हम बात करेंगे आचार्य चतुर्सेन जी की। और चतुर्सेन शास्त्री जी के बारे में हम सब जानते हैं कि भारत की गृहिणियों की दोपहरिया अवकाश पर एक समय था जो उन्होंने राज किया है। मुझे याद है मेरी माँ भी दोपहर में आचार्य चतुर्सेन की वैशाली की नगरवधू या कोई भी उपन्यास, गोली उपन्यास भी आया था उनके, तो वो सब उपन्यास लेके पढ़ा करती थी। ये हिंदी जगत की विडंबना कहें या लेखक की कि जो ज्यादा बिका वो साहित्य से नीचे पायदान पर आ जाता है। तो आचार्य चतुर्सेन जी के साथ भी यही हुआ कि वो पॉपुलर राइटिंग के पायदान पर आ गए। मगर चतुर्सेन शास्त्री जी ने हमें बहुत क्लासिक उपन्यास दिए हैं। जिन तीन का मैं जिक्र करूंगी, वैशाली की नगरवधू, सोमनाथ और वयम रक्षाम। वयम रक्षाम आप सब जानते हैं कि रावण की जीवन पर आधारित है। और वैशाली की नगरवधू में आम्रपाली के जीवन, प्रेम और लिच्छवी गणतंत्र की पूरी चर्चा है। और एक और उपन्यास मुझे पसंद है, आगे हम और बात करेंगे। एक और उपन्यास जो मुझे पसंद है, हालांकि वो उर्दू से अनुदित है और कितना ऐतिहासिक है, कितनी कल्पना, ये नहीं मालूम। मैं बात करूंगी रुस्वा हादी के उपन्यास उमराव जान की। आप सबने उमराव जान फिल्म भी देखी है, उपन्यास तो मैंने 2-3 बार पढ़ा है। और इसमें खाली उमराव जान का जीवन नहीं आता, इस उमराव जान के बहाने उस समय के वाजिद अली शाह के समय के लखनऊ और अंग्रेजों के आक्रमण और उस समय में डाकुओं और बहुत सारी जो विडंबनाएं थी उन सब का चित्रण मिलता है कि कैसे लड़कियों की खरीद फरोख्त होती थी। तो इस बहाने इसकी चर्चा होती है और उमराव जान में मिर्जा हादी रुस्वा ने बहुत खूब ढंग से इसको उकेरा है। यूं तो हम राही मासूम रजा के आधा गांव को भी ऐतिहासिक उपन्यास कह सकते हैं, क्योंकि जो बीत गया वह इतिहास ही है। कालिदास के जीवन पर लिखा हुआ उपन्यास काटना शमी के वृक्ष को पद्म पंखुरी की धार से एक अत्यंत रोचक उपन्यास है। मेवाराम जी का उपन्यास है रजिया सुल्तान, जिस पर उन्होंने रजिया सुल्तान के जीवन और उस समय को बहुत ही खूबसूरती से, अनक कह रहे हैं सोमनाथ की चर्चा नहीं की। सोमनाथ बहुत सारे लोगों ने पढ़ा है और बिल्कुल उसकी मैंने चर्चा की है। और सच में वो एक बड़े फलक का उपन्यास है, बल्कि चतुर्सेन जी के ज्यादातर जो मोटे उपन्यास रहे वो बड़े फलक पर और क्लासिक्स रहे। तो आगे हम बात करते हैं कालिदास के जीवन पर लिखे हुए उपन्यास काटना शमी के वृक्ष को पद्म पंखुरी की धार से। तो ये उपन्यास हमारे प्रिय लेखक मुझे चांद चाहिए कि उपन्यासकार ने ही लिखा है और बहुत ही खूबसूरत उपन्यास है। इसे आप सबको पढ़ना चाहिए, थोड़ा मोटा है लेकिन इस उपन्यास में जो उज्जैनी की कल्पना है वो मुझे बहुत उत्साहित करती है कि एक समय था कि उज्जैनी में आपको प्रवेश के लिए काव्य और नाटक की एक परीक्षा पास करनी होती थी, या फिर आपको अपनी किसी भी कला के एक विधा की कोई परीक्षा पास करनी होती थी, तभी आपका उज्जैनी में प्रवेश संभव था। और इस बहाने लेखक ने आज की साहित्य अकेडमी या उस जमाने की साहित्य अकेडमियों और कैसे साहित्य में एक राजनीति होती है उस सब की भी चर्चा की है। तो बहुत रोचक बन पड़ा है वो उपन्यास। राकेश सिंह जी सोना और खून चतुर्सेन शास्त्री जी के उपन्यास की बात कर रहे हैं। लेकिन अब मैं समकालीन लेखन पे आना चाहूंगी। तो मुझे गिरिराज किशोर जी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण लगती है, जिन्होंने हमारे महानायक गांधी और उनकी संगिनी बा पर बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास लिखे हैं, गिरमिटिया गांधी और बा। और ये उपन्यास केवल गांधी को नहीं बल्कि उस समय की हमारी जो राजनीति थी, उस समय का जो
गांधी की संघर्ष थे, आत्मसंघर्ष थे, उनको उन्होंने बहुत बखूबी से कि विभाजन को लेके गांधी के जो आत्मसंघर्ष थे उनको, और बाकी जो नेपथ्य में रह के भूमिका है उस पर उन्होंने बहुत सुंदर उपन्यास लिखा है। और गिरमिटिया गांधी तो हम सबने पढ़ा है, बा भी हमको पढ़ना चाहिए। और बहुत दुख होता है कि अभी अभी हमने गिरिराज किशोर जी को अपने खो दिया, और मेरे लिए तो वो एक अभिभावक की तरह थे, तो मैं उनको हमेशा एक सम्मान के साथ याद करती हूँ। एक हमारे वरिष्ठ हैं महेश कटारे जी, उन सबसे आप परिचित हैं। उनका एक उपन्यास है कामिनी काय कांतारे, और जब वो उन्होंने इस उपन्यास को काफी लंबे समय में लिखा है, क्योंकि जब वो लिख रहे थे उसके 5-6 साल पहले उन्होंने मुझे बताया था कि वो भरतरी की गुफा में और भरतरी के वहां सब घूमे हैं, और उन्होंने उनके शोध के हम सब साक्षी रहे हैं। उन्होंने बहुत बहुत गहन शोध किया उस पर, और उस शोध के हम साक्षी रहे हैं। और उनका कामिनी काय कांतारे भरतरी जीवन पर एक मुकम्मल उपन्यास है, और जिसकी भाषा को हम मानक भाषा कह सकते हैं ऐतिहासिक उपन्यासों के संदर्भ में, कि किस तरह ऐतिहासिक उपन्यास लिखा जाए तो उस कालखंड की भाषा को कैसे अपने उपन्यास में लाकर उस उपन्यास को विश्वसनीय बनाया जाए, इसका ख्याल महेश जी ने बहुत बखूबी रखा और एक मानक तय कर दिया है। क्षमा करिएगा अगर मुझसे कुछ विशिष्ट उपन्यास छूट जाए चर्चा में, क्योंकि गागर में सागर के इस प्रयास में हम अब ताजा उपन्यासों की भी चर्चा करेंगे। मैं इस पुस्तक मेले से 3 जीवनी परक उपन्यास लाई थी। उसमें एक था विनोद भारद्वाज जी का गली कासिम जान, जो गालिब के जीवन का जीवन दस्तावेज है। इसको आप सबको पढ़ना चाहिए, और बहुत खूबसूरती से लिखा हुआ है कि गालिब को किन हालात ने शायर बनाया, और कैसे उस समय का जो माहौल था, कैसे गलियां थी, कैसे वो शहर, कैसे कैसे जहां भी वो रहे तो उन शहरों की गलियों के बारे में। दूसरा एक और उपन्यास जो हमारी प्रिय कवयित्री और उपन्यासकार अनामिका जी का लिखा हुआ है, वो भी एक अजीम शख्सियत पर लिखा हुआ है, आईना साज। अनामिका जी ने खुसरो के जीवन को नितांत अलग शैली में टुकड़ा टुकड़ा खोजा है और उसे बहुत खूबसूरती से पिरोया है। और आईना साज में उन्होंने आधुनिक 3 लड़कियों के बहाने खुसरो की खोज की है, कि कैसे एक बिल्कुल एक वैसे ही कि कैसे मतलब 3 शोधार्थी हैं और एक उनकी शिक्षिका है, और वो खुसरो पे बात करते हुए उसको खोजती हैं, कैसे उनके शोध में खुसरो आते हैं और कैसे कब खुसरो एक जीवन पैरेलल एक जीवन में बदल जाते हैं। तीसरा उपन्यास युवा उपन्यासकार सोनाली का है, शिवाजी। यह भी शोध की कड़ी जमीन पर कसकर शिवाजी के मार्मिक प्रसंगों की तलाश करता है, शिवाजी के अन्य मराठाओं से संबंधों की तलाश करता है, उस काल के संघर्षों की और मराठाओं की देशभक्ति को उजागर करता है। सतीश सरदाना जी कह रहे हैं, ये मुझे महेश कटारे जी से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जी महेश जी हमारे भी मित्र हैं और उनसे बात करना हमेशा अपने आप को समृद्ध करने जैसा है। अभी वो भवभूति पे एक उपन्यास लिखने वाले हैं जिसकी हमें सबको बेसब्री से प्रतीक्षा है। आदिवासी इतिहास और संघर्ष के बिना भारतीय इतिहास अधूरा है। हम इस संदर्भ में रांगी राघव की कब तक पुकारों की अगली कड़ी में मैत्री पुष्पा जी के उपन्यास अलमा कबूतरी को याद करते हैं कि कबूतरा जाति जो होती है, जिसको हमने अपराध करने वाली आदिवासियों की श्रेणी में रखा हुआ है, उस जाति की विडंबना अलमा कबूतरी के बहाने उन्होंने प्रस्तुत की है। मगर आदिवासी उपन्यासों और आदिवासी अस्मिताओं के संघर्ष और उनके इतिहास का के ऊपर लिखे उपन्यासों में बहुत बड़ा निर्वात है, इसको भरना चाहिए। इस पर बहुत सारा लिखा जाना बाकी है। राकेश सिंह जी के 3 उपन्यास हैं जो इस खालीपन को बखूबी भरते हैं। एक उपन्यास है हुल पहाड़िया, जो भारत के पहले विद्रोही तिलका मांझी के आंदोलन पे है, जो कि 1755 में हुआ था। और जो दूसरा उपन्यास है उनका, जो संथाल क्रांति पर है, जो 1855 में हुई थी, जिसका नेतृत्व सिदो, कान्हू, चांद और भैरव नाम के 4 संथालों ने किया था। ऑपरेशन महिषासुर तत्कालीन झारखंड में उदारीकरण, भूमंडलीकरण और निजीकरण के बाद पर्यावरण की तबाही पर है और आदिवासियों के विस्थापन पर है। इसी कड़ी में हम
एक युवा उपन्यासकार राजीव रंजन को बिल्कुल नहीं भूल सकते। उनका उपन्यास है आमचो बस्तर, जो कि प्रागैतिहासिक काल से वर्तमान तक बस्तर के आदिवासी जीवन की संपूर्ण विवेचना है, जिसमें क्रोनोलॉजिकली देखें तो अतीत के कारणों को ध्यान में रखकर वर्तमान की समस्याओं को सुलझाने और नक्सल जैसी समस्याओं को विश्लेषण करके प्रस्तुत किया गया है। तो ये उपन्यास भी पढ़ने जैसा है। हमने बहुत सारे नए पुराने उपन्यासों के जिक्र के जरिए इतिहास और उपन्यासों के आपसी संबंधों पर बात की। इस बारे में मैं विलियम फॉकनर की एक कोट आपके सामने बोलूंगी। द पास्ट इज नेवर डेड, द पास्ट इज नेवर डेड, इट्स नॉट इवन द पास्ट। बस यही फलसफा काम करता है हिस्टोरिकल फिक्शन के पीछे, क्योंकि इतिहास यह तो बता देता है कि हमसे पहले लोगों ने क्या किया, लेकिन उन हीरोइक पात्रों ने अपने भीतर क्या महसूस किया यह एक लेखक बता सकता है। उसके भय, संघर्ष, विद्रोह, प्रेम के द्वंद्व तो यह उपन्यास में ही आ सकते हैं। रमेश कुंतल मेघ एक जगह लिखते हैं कि निसंदेह इतिहास मानवता का एक उज्जवल देवालय है, जहां जनता, राजवंश, घटनाएं, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक संस्थाएं, उनका आदर्श, संस्कृति, रहन सहन आदि स्थान पाते हैं। मगर वहीं इतिहास एवं कल्पना के प्रयोग के आधार पर उपन्यासों को हम बांटें तो वो 3 प्रकार के हो सकते हैं। हमने हमेशा ऐतिहासिक उपन्यासों को तरह तरह से व्याख्यायित किया है, तो यहाँ मुख्य तौर पे हम उनको 3 भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहले इतिहास प्रधान उपन्यास आते हैं, जिनमें इतिहास प्रमुख तौर पे भूमिका निभाता है, जैसे कि वृंदावन लाल वर्मा का लक्ष्मीबाई, महारानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई पे है। इतिहास और कल्पना प्रधान उपन्यास हैं, जैसे कि हम उसमें अमिता को मान सकते हैं, बाणभट्ट की आत्मकथा को बांट सकते हैं। शिल्पी कह रही है मैं अपने अगले उपन्यास के बारे में बताऊं। बिल्कुल, मैं नीचे आकर अपने उपन्यासों पे बात करूंगी। और अनक कह रहे हैं नक्सल और आदिवासी संबंधों पर महाश्वेता देवी का उपन्यास अक्लांत कौरव भी बहुत बढ़िया है। लेकिन अनक, यहाँ पर हम हिंदी उपन्यासों की बात कर रहे हैं। अगर मैं अनुदित उपन्यासों पे आऊंगी तो मुझे पूरा यूरोप, पूरा महाराष्ट्र और पूरा बंगाल और बहुत सारे राजस्थान को भी लेना पड़ेगा, और बहुत सारी वीर गाथाएं वहां पर हुई हैं। तो अब हम इतिहास प्रधान उपन्यास की हमने बात की। इतिहास और कल्पना प्रधान उपन्यास, जहां पर कुछ कड़ियां मिसिंग हैं तो वहां पर हम कल्पना से बात करते हैं। तो इस तरह से अमिता जो है यशपाल का, वो इतिहास और कल्पना प्रधान उपन्यास है। और पूरा का पूरा कल्पना प्रधान उपन्यास, जिसे कि पूरी ही कल्पना पे लिखा गया, तो वो प्रागैतिहासिक उपन्यास मुर्दों का टीला तो है ही। और साथ में अगर हम दिव्या की बात करें तो दिव्या भी कल्पना प्रधान उपन्यास है। सॉरी, मैंने वादा किया था कि मैं आपसे अकादमिक बात नहीं करूंगी, लेकिन मुझे लगा कि सुनने वालों में कुछ छात्र और अन्य जिज्ञासु होंगे जो इस वर्गीकरण को जानना चाहते होंगे। लेकिन मैं अपना वर्गीकरण केवल मोटे तौर पर रखूंगी। अगर मैं भीतर घुसी तो वही बात हो जाएगी जो ब्राह्मणों को लेके कही जाती कि अल्लाह गौड़ों में भी गौड़ वाली स्थिति को मैं नहीं लाना चाहती हूँ। अब हम मेरे उपन्यास मल्लिका के बहाने ऐतिहासिक उपन्यास की रचना प्रक्रिया पे बात करेंगे। कौशलेंद्र सिंह पूछ रहे हैं स्वप्नपाश जैसा जटिल उपन्यास लिखने के पहले की अपनी मानसिक स्थिति की भूमिका के बारे में बताएं। तो कौशलेंद्र जी, अभी हम मनोवैज्ञानिक उपन्यासों पे बात नहीं कर रहे, हम विषय पर रहें तो अच्छा है। हम मैं फिर इस बहाने, मल्लिका भी एक ऐतिहासिक पात्र है, उस बहाने में मल्लिका पे जरूर बात कर सकती हूँ। तो पवन दुबे आए हैं, प्रणाम पवन। शिल्पी बोल रही है बहुत अच्छा लग रहा है। तो ऐतिहासिक उपन्यास के बहाने रचना प्रक्रिया पे मैं बात करूं तो मुझे क्या लगता है कि हमेशा हमें एक ऐसा पात्र चुनना चाहिए जो इतिहास के घटाटोप में कहीं भुला दिया गया है, क्योंकि मुख्य और विजेता महान पात्रों की कथा तो सबके पास होती है। जैसे राम या अशोक या विक्रमादित्य पे आज उपन्यास लिखेंगे तो या तो हमें कोई बहुत अलग कौन ढूंढना पड़ेगा या उनके ही जीवन का कोई छुपा हुआ पक्ष निकाल के लाना पड़ेगा। तो हम हमेशा एक ऐसा पात्र चुनते हैं जो इतिहास के घटाटोप में छुपा है, या फिर एक ऐसा कालखंड चुनते हैं जो इतिहास की परतों में गुम हो।
अनुकृति पूछ रही है मल्लिका लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली। मैं बताती हूँ। मल्लिका लिखने की प्रेरणा मुझे मल्लिका पर साप्ताहिक हिंदुस्तान में एक आलेख आया था, और उसके बाद जब जब मैंने भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की जीवनियां पढ़ी तो मुझे वहां मल्लिका एक पैराग्राफ में मिली कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के जीवन में कलंक या उनके जीवन का कांटा, गुलाब में कांटा। तो मुझे लगता था कि कलंक और इस कांटे को सामने लाया जाए और मल्लिका पर एक उपन्यास आया जाए, तो बस वहीं से प्रेरणा मिली थी। तो मैं ये बात कर रही थी कि हमेशा इतिहास में गुम पात्रों को अपना पात्र बनाना चाहिए या फिर उस कालखंड को, लेकिन ऐसे पात्र को लेकर शोध आसान तो नहीं होता, क्योंकि आपको बहुत कम सामग्री में अपनी कथा बुननी होती है। राकेश जी कह रहे हैं कि आप बहुत अच्छी अध्यापिका भी हैं, हम पढ़ रहे हैं। बिल्कुल, अभी तो मैं इसी मोड में हूं कि मैं आज आपको ऐतिहासिक उपन्यास लिखना सिखाई दूंगी। तो जब हम ऐसा पात्र चुनते हैं तो उसको कथा में बुनना आसान नहीं है, क्योंकि हमारे पास कड़ियों में उसकी जानकारी होती है। ऐसे में बेहतर होता है कि यात्रा की जाए, खूब सारी यात्रा की जाए उन स्थानों पर जहां आपका पात्र रहा हो या गया हो, क्योंकि आपका पात्र लोक किंवदंतियों में नए सिरे से मिल सकता है। लोक में इतिहास से ज्यादा कड़ियां होती है, ये मैंने महसूस किया। आप कहीं भी किसी भी इतिहास की खोई हुई कड़ी को आप लोक गीतों में या लोक परंपराओं में पा सकते हैं। जैसे कि मीरा के बारे में मैं बात करूं, क्योंकि मैं चित्तौड़गढ़ से हूं और चित्तौड़गढ़ में मेरा पूरा बचपन और जब तक मेरी शादी नहीं हुई तो चित्तौड़गढ़ में समय बीता है मेरा। तो मीरा को जो आप जानते हैं एकेडमिक्स के थ्रू, मीरा जिस मीरा को आप जानते हैं और जिस मीरा को मैं जानती हूँ, फर्क है। मैंने जिस मीरा को जाना उसको हमारे समाज की भक्तनें या भील औरतें जिस तरह गाती हैं या लोक में मीरा को जिस तरह गाया जाता है, वो मीरा अलग है। वो मीरा सेज भी सजाती है, वो मीरा प्रेम करती है, वो अपनी चोली के बंद भी खोलना चाहती है। उसको संत ने ही बनाया है। तो लोक परंपराओं में मानवीय जो इच्छाएं हैं या मानवीयता है उसको बरकरार रखा जाता है। तो जब भी आप किसी इस तरह के पात्र को चुने तो जरूर यात्राएं करें और उस लोक में उसको ढूंढने की कोशिश करें। मल्लिका का बचपन गुमनाम था। मल्लिका के जन्म और बचपन की कोई कथा नहीं है। मल्लिका वहां से भारतेंदु जी के जीवन में आती हैं जहां वो उनके घर के बगल में उनके पड़ोस में आकर रहने के लिए मल्लिका पर मैंने जब अपना सारा शोध इकट्ठा कर लिया था तो फिर मैंने उस उपन्यास को लिखना शुरू किया। समय हो रहा है, मैंने लगभग 45 मिनट आपके साथ बात की है। उम्मीद है आप सबको मेरी बातचीत पसंद आई होगी और आप अपनी टिप्पणियां दे सकते हैं। कोई जिज्ञासा हो तो वो भी बात कर सकते हैं। नेटवर्क फिर से आ गया है, प्रणव। नेटवर्क गया नहीं, वापस आ गया है। तो कनुप्रिया गुप्ता पूछ रही है कि नए लेखकों को ऐतिहासिक पात्र शुरुआती दौर में चुनने चाहिए क्या, पहली सीढ़ी क्या होनी चाहिए? तो कनुप्रिया, मुझे लगता है कि पहली सीढ़ी कहानियां ही होती हैं किसी भी नए लेखक के लिए। तो जब आप कहानियों में सक्षम हो जाए तो उपन्यास की तरफ बढ़ना चाहिए, क्योंकि उपन्यास का छोटा स्वरूप कहानी होता है। तो कैसे टेक ऑफ किया जाए और कैसे लैंड किया जाए वो आप कहानियों से सीख सकते हैं। और क्यों नहीं, आप पहला ही उपन्यास ऐतिहासिक पात्र पर लिख सकते हैं। लेकिन कथा साहित्य को ढेर सारा पढ़ने के बाद। और किसी की कोई जिज्ञासा है तो मैं थोड़ी देर और हूं, 5 मिनट हम और बातचीत कर सकते हैं, क्योंकि 1 घंटे की लाइव था। तो आप 5-10 मिनट मेरे से और बात कर सकते हैं। हेलो, लगता है कि अब मुझे ये चर्चा यहीं समाप्त करनी चाहिए, क्योंकि अब सब लोग बोर हो गए हैं। नमस्ते मीना, साहित्यकार तो नहीं हूँ,
क्या आप लिख रही हैं? मैं साहित्यकार तो नहीं हूं, लेकिन न इस यात्रा में हूं। रचनाकारों की अनवरत चलती रहे जो ठीक है मीना, आप पाठक हैं और कुछ लोग अच्छे पाठक होते हैं, ये सबसे बड़ी बात होती है। मल्लिका लिखने की प्रेरणा मुझे कहाँ से मिली? तो मैंने बताया कि कथादेश और साप्ताहिक हिंदुस्तान में मल्लिका के ऊपर 2 लेख आए थे, तो बहुत दिनों तक वो मेरे मन में रहे। लगभग उस प्रेरणा पाने के 8-10 साल बाद मैंने ये उपन्यास लिखा। इन दिनों मैं बहुत सारा पढ़कर और संगीत सुनकर अपना समय व्यतीत करती हूँ, और नेटफ्लिक्स देखने का कुटैब है मुझे। रत्नेश्वर जी लिख रहे हैं कि ऐतिहासिक उपन्यास लिखने के लिए प्रेरित हो गए हैं, और आनंद मठ महेंद्र यादव जी, मुझे बहुत बचपन की याद है। आनंद मठ पढ़ा मैंने तो बहुत, क्योंकि बंकिम जी मल्लिका के संदर्भ में लिखूं तो बंकिम, हाँ, आनंद मठ और मल्लिका का जो संबंध है, जैसे कि कहा जाता है कि मल्लिका की लिनिएज बंकिम से रही, तो वहां मैंने एक काल्पनिक पात्र के जरिए बंकिम को उनका भाई बनाया है, मेरा भाई बनाया है, और वो मल्लिका से चर्चा करते हैं जब वो आनंद मठ लिखते हैं। दुर्गेश नंदिनी लिखते हैं तब भी वो मल्लिका से चर्चा करते हैं, और मल्लिका उनके उपन्यासों को पढ़ती है। तो आनंद मठ पढ़े मुझे समय हो गया, लेकिन मुझे याद है वो जोशीला उपन्यास, और उसको पढ़ते हुए रोंगटे खड़े हो जाते थे। और आनंद मठ लिख के बंकिम जी के ऊपर कुछ आक्षेप भी लगे थे बाद में, जो कि वो राष्ट्रवादी है, लेकिन मुझे लगता है कि वो एक अपने समय का एक टुकड़ा था, जो उस समय की जरूरत थी उन आंदोलनों, उन आक्रमणों के दौरान। क्या कभी किसी कविता, हाँ, इशराकुल इस्लाम जी पूछ रहे हैं, जो खुद एक बहुत बढ़िया युवा शायर हैं और पर्यावरण हमेशा उनकी शायरी में रहता है, कि क्या कभी किसी कविता या शायरी से कहानी लिखने की प्रेरणा मिली? बिल्कुल, आपके गुरु निजाम साहब की जो शेर है कि क्या है वो शेरी, मेरे उपन्यास का तो, मौसमों के मकान सूने हैं, लोग दीवारों दर में रहते हैं। इस पूरे के पूरे शेर पर मैंने अपनी कहानी लिखी थी, कि कैसे एक लड़की, एक स्त्री जो एक अधेड़ स्त्री है, आत्महत्या करना चाहती है, और कैसे वो उससे बाहर निकलती है। तो मौसमों के मकान सूने हैं, उसी पर लिखी थी। विनय जी, संवाद का फलक बढ़ा, बहुत धन्यवाद, अच्छा लगा आप लोगों ने सुना। इतना बोरिंग टॉपिक पे मैं थोड़ा सा रोचक बना सकी, तो इस सब में आप सबके यहाँ होना ही इस सब का बायस बना है। बिल्कुल नीरज, आनंद मठ मैंने भी उसी समय पढ़ा, तो अब थोड़ा आनंद मठ और गौरा दोनों उसी समय मैंने पढ़े थे, तो मुझे लगता है कि रिवाइज करने की जरूरत है, तो अब मैं दोबारा पढ़ूंगी। महेंद्र यादव जी, मुझे बहुत ठीक से आनंद मठ के बारे में याद नहीं है। मुझे लगता है अब विदा ली जाए। आप सबको नमस्कार, बहुत अच्छी चर्चा रही। मुझसे फेसबुक पे जुड़े रहिए, और आपका आग्रह होगा तो हम फिर से लाइव होंगे और आपसे बातचीत करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद निधि। मुझे लगता है अब घर जाकर आप में से बहुत सारे लोग ऐतिहासिक उपन्यासों को ढूंढ कर पढ़ना चाहते हैं। मैं एक आपको वेबसाइट का नाम बताना चाहती हूँ, ई पुस्तकालय। उस पर बहुत सारी हिस्टोरिकल, जी राकेश जी, हिस्ट्री इज नॉट बोरिंग फॉर मी बट फॉर द पीपल, बट आपने तो हिस्ट्री को इतना आनंदी बना दिया है। बल्कि अब आपसे एक उम्मीद है कि आप एक ऐतिहासिक, प्राग ऐतिहासिक उपन्यास लिखेंगे। तो आप सब लोग ई पुस्तकालय पे पुरानी, जो जिनका कॉपीराइट फ्री हो चुकी किताबें, उनको पढ़ सकते हैं। आनंद मठ शायद वहां मिल जाए। धन्यवाद।